रसूल बख्श साहब, आपकी नज़र में एक तरफ स्पीकर की कोशिशें और उनका ऐलान और दूसरी तरफ पीटीआई का एहतजाज करने का ऐलान, क्या क्या इम्कानात हैं आने वाले दिनों में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? मेरा ख्याल ये है कि एहतजाजी सियासत तो इस वक्त कारगर साबित नहीं हो सकती कि ना मुल्क का माहौल है और ना लोगों में सकत है और ना इतना बड़ा कोई नज़रिया और इतना बड़ा ख़तरा उनके सामने है जिसके पेश नज़र वो सड़कों पर निकले हैं और इतनी तादाद में निकलें कि हुकूमत को ख़त्म करके रखते हैं कि हमारी जो इस वक्त का निज़ाम है, जो भी हम उसे कहें बंदोबस्ती या कोई और उसको निज़ाम दें या जमहूरी कहें या नीम जमहूरी कहें, कमज़ोर जमहूरी कहें, ये उस वक्त का उस तरह का निज़ाम नहीं है जिस तरह शाम में था या जिस तरह मशरक़ वस्ती के ममालिक में था। इस मुल्क में गुंजाइश है, एक निज़ाम में शिरकत की भी गुंजाइश है, नुमाइंदगी की भी गुंजाइश है और फिर यह है कि यहाँ पे सियासी जमातों और इंतखाबी अमल को किसी न किसी सूरत में ज़िंदा रखा गया है तो उससे वो गुब्बारे में इतना हवा नहीं भरती कि मुकम्मल तौर पर फट जाए या वो प्रेशर कुकर नहीं बनता जिससे कि मुआशरे में बहुत बड़ी हलचल होती है। 2-3 मौक़ों पे अगर तारीख़ में ऐसा हुआ है तो तमाम सियासी जमातें इकट्ठी थीं या एक बहुत बड़ी तादाद सियासी जमातों की एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ थी। आज हम देखें तो तहरीक इंसाफ के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ़ की दीगर सियासी जमातें साथ नहीं खड़ी हुई, कुछ हैं और वो बेसिकली लिसानी नोयत की 2-3 जमातें हैं। ज़्यादा जो स्ट्रीट पावर है और जो शहरों में जिनके पास ताकत है, जो लोगों को सड़कों पे ला सकते हैं और देर तक बिठा भी सकते हैं, चला भी सकते हैं और कई शहरों में कर सकते हैं, वो जमात इस्लामी और जमात उलमा इस्लाम है। और वो दोनों मेरे ख्याल में इस वक्त वो ऐसी किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिससे कि हुकूमत को गिरा के एक गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा की जाए। अपने तौर पर तारीख़ में ना कोई एक सियासी जमात कामयाब हुई है और तमाम तर मकबूलियत के बावजूद तहरीक इंसाफ भी अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकती। दूसरा उसके साथ रास्ता रह जाता है बातचीत का। तो बातचीत के लिए जो उसने मतालबा सामने रखे हैं, इस वक्त हुकूमत अपने आप को इस पोजीशन में समझती है कि अगर वो तहरीक इंसाफ के मतालबात पर गौर ना भी करे तब भी वो ताकत में रह सकती है, उसे कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा। उसकी बुनियादी वजह भी मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स हैं कि उन्होंने तमाम कार्ड्स यके बाद दीगरे इतना जल्दी खेले कि सब की अहमियत ही ख़त्म हो गई। लेकिन सब फैसले तो बानी पीटीआई की जानिब से किए गए ना रसूल बख्श साहब, और अब भी जो फैसले हो रहे हैं उनकी जानिब से ही हो रहे हैं। देखें वो उस वक्त उनकी जानिब से ये बात चली थी कि हम बातचीत करते हैं, लेकिन उनका ख्याल था, जो उनको किसी ने बताया था कि मुज़ाकरात की मेज़ पे आए तो शायद आपके मसाइल कुछ हल हो सकें, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से जवाब आया है वो बिल्कुल सर्द मोहरी का एक सा रवैया था और जवाब यही था कि बात करते हैं, लेकिन ये जो सियासी मामलात को सुलझाना होता है उसके लिए मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात नहीं होते, मुज़ाकरात एक ख़ास मकसद के लिए होते हैं। वो वाज़े मकसद तहरीक इंसाफ की जानिब से तो आया और उसमें बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के पेचीदा सवालात उठाए गए हैं जिनका जवाब हुकूमत देना नहीं चाहती। अगर देना भी चाहती है तो कानूनी अंदाज में देना चाहती है कि जवाब यहाँ गज़ल ही समझें कि आपकी तरफ से आ गया हम भी दे देते हैं और ये मामलात को उस तरीके से आगे चलाना चाहते हैं। जहाँ तक कि बुनियादी बातें हैं जो तहरीक इंसाफ के सामने थी और मुज़ाकरात में वो सामने ले आए थे कि 9 मई के वाक़यात, जुडिशल कमीशन, 8 फरवरी के इंतखाबात, 26 नवंबर, सियासी कैदी और ये और वो सब मेरे ख्याल में वो ऐसा ही है कि जी आप इस निज़ाम को ख़त्म करें, दोबारा एक और उस निज़ाम की तरफ हैं जो कि हमारे मुताबिक है, इनके मुताबिक है और जहाँ पे अवामी नुमाइंदगी का एहसास ज़्यादा पैदा होता है उसके लिए हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें और सरपरस्त मेरा नहीं ख्याल है कि तैयार हैं। तो इसीलिए जो मौजूदा सूरत हाल है तहरीक इंसाफ, उसको उसी में भी रहना होगा और ये दोनों रास्ते अख्तियार करने होंगे। एहतजाज को वो ख़त्म करके अपना सियासी वजूद नहीं ख़त्म कर सकते और दूसरा मज़ाक़ फिलहाल आपको हुकूमत के लिए कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा और फ्लॉस दिखाई दे रहे हैं पीटीआई की हिकमत अमली में, तो उन्हें अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। रसूल बख्श साहब, क्या लगता है आपको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन क्यों नतीजा खेज़ होता हमें दिखाई नहीं दे रहा? हमारे जवान आए रोज़ अपनी शहादतें दे रहे हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं।
میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے اور افسوس بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ خراج عقیدت اور خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے اپنے سلامتی کے اداروں کو، بالکل، کہ ان کے افسر، ان کے جوان ہمت اور جرأت سے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس ملک کے لیے۔ دوسری طرف آپ بلوچستان کے سیاستدان کو دیکھیں کہ اس نے اپنے طور پر کتنا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ بحران آج سے نہیں، کئی دہائیوں سے افغانستان بلوچستان کے اندر چل رہا ہے۔ ان کی ذمہ داری دیکھیں کہ کون سا ممبر ہے بلوچستان اسمبلی کا جس کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ نہیں ہے، اور پھر ان کا کردار دیکھیں کہ وفاقی حکومت سے اور 18ویں ترمیم کے بعد آئین میں جو ان کو صوبائی وسائل ملے ہیں سینکڑوں ارب ڈالر روپیوں میں ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سڑکیں کدھر ہیں؟ وہ جو کام کرواتے ہیں وہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ اور ہر ادارے کے اوپر انہوں نے اپنے بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ بیوروکریسی ہو، اور وہاں پر تعلیم کا نظام، صحت کا نظام، دیکھیں انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں، اور کئی دفعہ پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، کہ جو اس وقت سیاستدان ہیں افغانستان کے بلوچستان کے اندر، افغانستان بہت زیادہ آ رہا ہے کی طرح وہ نمائندہ نہیں ہے، وہ نمائندے نہیں ہے، وہ ان کی جو نمائندگی ہے وہ مشکوک ہے۔ اچھا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، عسکری صاحب نے، کہ جو نئی سماجی اور سیاسی طاقتیں ابھر کے آ رہی ہیں نوجوانوں کے حوالے سے اور تعلیمی نظام سے نکل کے، وہ بالکل ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ بلوچستان کے اندر بہت بڑا سیاسی خلا موجود ہے تو شفاف ہونے چاہیے تاکہ نئے لوگ سامنے آئیں اور وہ ذمہ داری کو قبول کریں۔ یہ مسائل ان آپریشنز کے باوجود، شہادتوں کے باوجود نتیجہ خیزی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔